हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससीआई गलीगढ़ में। मेरा नाम वैश खान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है अपने एएमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए वो क्या होती है। इतने टाइम अपना क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो कहते हैं, मेरे उनके मन में डाउट होता है कि भैया मैं एक एवरेज बंदा हूँ, मैं कैसे अपने एएमयू बीटेक एग्ज़ाम को 2 महीने में क्लियर कर सकता हूँ। तो आपकी जैसा कि जानते हैं कि अपने एएमयू बीटेक के लिए 50 से 60 दिन मात्र रह गए हैं। तो इन 50 से 60 दिन को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके हम अपना एएमयू बीटेक को क्रैक कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी लेकर आज के वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए यार, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे बहुत सारे बच्चों ने थंबनेल देखा होगा कि भैया आपने वो सब तो चलो ठीक है, आप स्ट्रेटजी बताने वाले हो, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, ये गॉड वर्ल्ड क्या है जो आपने ये गॉड वर्ल्ड का यूज़ किया है, GOD। इसका मतलब क्या है भैया, पहले ये समझाओ हमें कि कौन सा यूनिक वर्ड आपने यूज़ किया है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड वर्ल्ड बेसिकली मेरे जो गुरु जी थे, जब मैं आपकी उम्र का था, मैं भी पढ़ाई करता था, तो ये मेरे गुरु जी की स्ट्रेटजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और काफ़ी मेरे बैच के लोग फॉलो करते हैं और वो सक्सेस पाते हैं। बेसिकली गॉड में जो अपना जी आता है वो स्टैंड करता है गाइडेंस के लिए, जो कि मैं अगले 15 से 20 मिनट आपके दूंगा कि यार ऐसे ऐसे ये करना है, ऐसे ऐसे सिलेबस करना है और अपने को ऐसे बेस्ट स्ट्रेटजी में इतने दिन में ये चैप्टर कवर करने हैं। ऐसे करके मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, गाइडेंस दूंगा। फिर उसके बाद ओ आता है अपना ओबीडियंस, कि भैया आपने बहुत प्यार से हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि हमें ये करना है और हम आपको अच्छे बच्चों की तरह मान लेते हैं कि हाँ आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी बातों को हम मान लेते हैं, ओबीडियंस की तरह अपनी अच्छी बातों को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद डी आता है अपना डिसिप्लिन, कि भैया आपने जो कुछ बताया है वो हमने लिख लिया है और वो अच्छे से समझ लिया है। क्या हम आज पढ़ पा रहे हैं? पहले दिन पढ़ पा रहे? पहले दिन तो अपना जोश बहुत हाई रहेगा कि यार एमयू बीटेक के एग्ज़ाम को फाड़ देंगे और उखाड़ के फेंकेंगे और इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं होता है, छोटा है, अपन करके दिखा देंगे। क्या हम उसको दूसरे दिन कर पा रहे हैं? क्या हम उसको तीसरे दिन कर पा रहे हैं? क्या हम उसको 5वें दिन कर पा रहे हैं? क्या हम उसको ऐसे करते कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ उसको 2 महीने तक कर पा रहे हैं जब तक हम अपना एएमयू बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है? तो ये बेसिकली डिसिप्लिन आता है। तो आप यार, एक कोड भी आता है कि डिसिप्लिन इज़ द थिंग विच यू हेट टू डू बट यू हैव टू डू इट लाइक यू लव इट। तो यार ये सिंपल सा कोट है, आपको इसको समझो और इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। अगले 2 महीने में अपने 10 से 12 घंटे लगाओ, बेस्ट 10 से 12 घंटे लगाओ और आइसोलेट करो अपने आप को। बेस्ट डिसिप्लिन वे में आकर अगर आप अपने 2 महीने यूज़ करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो आप कहोगे भैया कि आपने ये बता दिया, चलो गॉड वर्ल्ड का मतलब बता दिया, हमें समझ में आ गया, अब ये बताओ कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो उससे पहले बेटा आते हैं कि स्ट्रैटेजी से पहले जो हम पेपर देने वाले हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस का, तो उसमें कितने मार्क्स का पेपर आता है और यार भैया मैं इस वाइज ब्रांच को टारगेट कर रहा हूँ तो इस ब्रांच के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो मैं आपको मार्क्स वाइज बताता हूँ कि आपको कौन सी ब्रांच कितने मार्क्स पर चाहिए होगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अपनी जो ब्रांच वाइज कट ऑफ होती है, अपना जो एएमयू बीटेक का पेपर आता है वो 150 मार्क्स का होता है। अब 150 मार्क्स में अगर जैसे बच्चे हैं उन्हें टॉप के 1% में आना है, टॉप के 1% यानी क्रीम माल, यानी ऊपर के माल, CS ब्रांच। अगर उन्हें CS ब्रांच में आना है तो ये इंटरनल अगर आप हो तो आपको 70+ चाहिए होंगे और अगर आप एक्सटर्नल हो तो आपको 80+ चाहिए होंगे। और फिर उसके बाद आए भैया यार मुझे CS में इंटरेस्ट है लेकिन AI नई ब्रांच लॉन्च हुई है एएमयू के अंदर, मुझे रोबोटिक्स में जाना है। तो अगर आपको रोबोटिक्स में जाना है तो यार 5 मार्क्स का मार्जिन लेके चलो, 5 मार्क्स आप कम करते जाओगे आपको लोअर ब्रांचेस मिलती जाएंगी। जैसे AI के लिए आपको 65+ चाहिए होंगे और इंटरनल हो, और एक्सटर्नल के लिए आपको 75+ चाहिए होंगे। फिर कुछ कहेंगे भैया यार मुझे AI नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60+ चाहिए होंगे अगर आप इंटरनल हो, और अगर आप एक्सटर्नल हो तो आपको ईजिली 70+ चाहिए होंगे। और अगर कुछ कहेंगे भैया मुझे कोर ब्रांचेस में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल बहुत पसंद है, तो यार उसमें भी जाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल के लिए मिनिमम 55+ चाहिए होंगे और अगर आप एक्सटर्नल हो आपको 65+ चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आता है भैया यार मुझे
ऐसा है ना, हीट इंजन बहुत पसंद है मुझे, मशीनें खोलना बहुत अच्छा लगता है, 3 इडियट्स के रेंचो की तरह कि मैं कैंटीन में जाके सारी मशीनें खोल दूंगा। तो मुझे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, तो यार उसके लिए आपको आउट ऑफ 150 ओनली 50 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप इंटरनल हो, और 60 प्लस एक्सटर्नल हो। ऐसे ही आप अगर 5 प्लस का मार्जिन नीचे कम करते जाओगे तो आपको ये 45 प्लस इंटरनल पे आपको ऑटोमोबाइल मिलेगी, और 55 प्लस पे आपको ऑटोमोबाइल मिल जाएगी अगर आप एक्सटर्नल हो। फिर ऐसे 5 मार्क्स कम करते जाओगे, आपको एंड में 20 प्लस अगर आप इंटरनल हो तो फूड टेक्नोलॉजी, और 30 प्लस अगर आप एक्सटर्नल हो तो आपको फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो ये थी अपनी ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या जाने वाली 2023 के लिए। आप कहोगे भैया आपने ये हमें समझा दिया गॉड वर्ल्ड क्या होता है, फिर उसके बाद आपने बता दिया कि हमें एडमिशन के लिए अगर हम अपनी CS टारगेट कर रहे हैं या जो भी स्पेसिफिकली ब्रांच टारगेट कर रहे हैं उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब आपने जो वीडियो के ऊपर थंबनेल डाला है कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमें करना क्या होगा अगले 2 महीने में जिससे हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, तो आओ बेटा उसी पे चलते हैं। अब जैसा कि अपन जानते हैं, अपन का जो AMU BTech का पेपर होता है उसमें अपन के 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और वो 50 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट होते हैं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, जैसे अपना जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है यार, वो भी 3 घंटे का होता है लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। तो उसमें एग्जामिनर सोचता है कि बेस्ट एंड बेस्ट पेपर बनाए जिससे कि 3 घंटे बच्चा अपने यूटिलाइज करे अच्छी तरीके से। इसीलिए आपको JEE मेंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब AMU BTech में जो एग्जामिनर होता है वो कहता है यार थोड़ा बोर्ड के ऊपर और थोड़ा सा नीट के नीचे बीच में अपना जो लेवल लाई करेगा फिजिक्स केमिस्ट्री का वो बहुत ही अच्छा लाई करेगा। तो उसमें हम अपना खेलते हैं, AMU BTech एंट्रेंस के वाले खेलते हैं। तो बात करते हैं कि फिजिक्स में अगर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। यार देखो, फिजिक्स में एग्जामिनर जो होता है वो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को टच करने की कोशिश करता है। तो फिजिक्स में अगर आपने फॉर्मूला वाइज सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, अगर आपने सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं, आपको पता है कि यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, तो उसमें अपने NLM में एक्सेलरेशन डायग्राम पढ़ रखे हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन लगा रखे हैं। इतना ऊपर नहीं जाना अपन को, एडवांस पर नहीं जाना है अपन को, थोड़ा सा बोर्ड्स के थोड़ा सा ऊपर की 1-2 कॉन्सेप्ट को मिला के बस क्वेश्चन करना आ जाए बेसिक। और आपने नोट्स को 2 बार रिवीजन ज़रूर करना है। जो आपके टोटल फिजिक्स के नोट्स होंगे उन्हें मिनिमम 2 बार रिवीजन करना है। यार नोट्स ब्रह्मास्त्र होते हैं, आपके जितने भी नोट्स के अंदर क्वेश्चन कराए जाएंगे वो ब्रह्मास्त्र होंगे। आप पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। फिर दूसरी आती PYQs। यार अगर आपने पिछले 10 साल के PYQ सॉल्व कर लिए, अपने नोट्स अच्छे से कर लिए फिजिक्स में, और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि अगर कोई एग्जामिनर नया क्वेश्चन भी बनाना चाहे 2 कॉन्सेप्ट को मिला के, तब भी आप कर ले जाओगे। आपके मिनिमम मैं बता दूं 50 में आउट ऑफ 30 प्लस मार्क्स बनेंगे आपके फिजिक्स के अंदर ओनली। फिर उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री की, कि भैया यार केमिस्ट्री में क्या करें, मेरी केमिस्ट्री काफ़ी वीक है। तो यार केमिस्ट्री ना अपनी भगवान है, केमिस्ट्री को भगवान मानो, इतना सरल सब्जेक्ट है ना यार, कुछ भी हम फोड़ सकते हैं उसमें। केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है अपन को, NCERT की बेसिक जो नेम रिएक्शन होती हैं सारी नेम रिएक्शन करके जानी है, जैसे हेल्वोलाट जेनेस्की रिएक्शन, जैसे विटिंग रिएक्शन, ऐसे नेम रिएक्शन अपन को समझ लेनी क्या क्या होती हैं NCERT बेस। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में अपने जो स्ट्रक्चर आते हैं कार्बन के, कि कार्बन के स्ट्रक्चर, S6 के स्ट्रक्चर, इन्हें स्ट्रक्चर को याद करना है। अपनी एरोमेटिसिटी देखना कि कार्बोनिल कंपाउंड में एरोमेटिसिटी कैसे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद कि कोई स्ट्रक्चर अपना जितना ज़्यादा कार्बोकटायन स्टेबल बना रहा है या कार्बन आयन स्टेबल बना रहा है, एनाइन की स्टेबिलिटी, और बेसिक कॉन्सेप्ट यार NCERT के ऊपर तो जाते ही नहीं है केमिस्ट्री का लेवल जो होता है। और फिर उसके बाद ये अपना ऑर्गेनिक में मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं जो आप देख के सीधा आगे बढ़ोगे, टिक लगाओगे और आगे बढ़ोगे। तो अपनी भगवान इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री को कि टिक लगा के आप सीधा आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आता है अपना यार फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमें उसको करना है। हमें PYQ करने हैं पिछले 5 साल के, तो अपन का फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए। हम लोग के टाइम पे क्या रहता था, अपना मेटलर्जी रहता था, S ब्लॉक रहता था, हाइड्रोजन रहता था। अब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हटा दिए गए हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं, बच्चों को समझने में डिफ़िकल्ट लगते थे। तो इनऑर्गेनिक इस साल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है कि अपना बेस बिल्ड करेगा, और बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक तो छोड़ के जानी ही नहीं है, सारे स्ट्रक्चर और बेसिक सारी जितनी पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी, आयनिक रिएक्शन निकालने की वो टेंडेंसी होती है, वो सब तो याद करनी है।
अब बात करते हैं कि यार भैया अगर आपने ये सब बता दिया है और ये सब हमने कर लिया है तो अपन के कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो यार इजीली आपके केमिस्ट्री में 35 से लेके 40 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। यार थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक है कि अपना जो एएमयू बीटेक एंट्रेंस का मैथ्स का लेवल होता है और जेई मेंस का लेवल होता है काफ़ी हद तक मैच करता है। एएमयू बीटेक के जो पेपर सेट करते हैं तो उनका फंडा रहता है कि यार मैथ्स को तो वो अगर एट द एंड आप इंजीनियर बनने वाले हो, अगर आपको मैथ्स ही नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या आपका इंजीनियरिंग करने का, इससे अच्छा तो मेडिकल में चले जाते। तो यानी वो लगभग जेई मेंस के बराबर अपना मैथ्स का पेपर सेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी है, लाइन सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, काफ़ी हद इजी टॉपिक आते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है वेक्टर 3D। इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है, सिर्फ प्लेन पे क्वेश्चन आ जाते हैं और वेक्टर की डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं और यूनिट वेक्टर के निकालने पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं कैलकुलस में सबसे पहले जो करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल छोड़ मत देना, 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन और फंक्शन को मिला के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जो हद इजी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे कर ले जाओ। फिर बात करते हैं अलजेब्रा में। तो यार एक सीक्रेट बताता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल मत छोड़ के जाना। बाइनोमियल थ्योरम में सीधा कॉफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते हैं और उठा के सीधा फॉर्मूला लगाओगे और कॉफिशिएंट निकलेगा। बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने। अगर आप बढ़िया लड़के हो और आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी एवरेज से थोड़ी ऊपर है, आपने मैथ्स बेसिक पहले पढ़ रखी है 11वीं 12वीं में, तो आपके आसानी से 30 प्लस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज भी बंदे हो और आपने बस इतना थोड़ा कर लिया और फिर उसके बाद PYQ लगा लिए तो आपके 20 प्लस आसानी से बन सकते हैं। अगर आप इनमें मिनिमम जो मार्क्स 30 प्लस फिजिक्स में, 35 प्लस केमिस्ट्री में और 25 प्लस मैथ्स में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपकी CS ब्रांच पक्की है। तो यार भैया इतना आसान होता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना 2 महीने? हाँ यार इतना ही आसान होता है अगर अच्छे तरीके से करें और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ करें। आपको ये नहीं करना कि अपन के सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल लग गए लेबरों की तरह कि यार आज तो पूरा पेपर उखाड़ देंगे और पता कुछ नहीं है, कुछ भी ऐरा गैरा कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। अब कहेंगे भैया चलो ठीक है, आपने स्ट्रेटजी बता दी, ब्रांच वाइज कट ऑफ बता दिया क्या होता है, और फिर उसके बाद आपने मोटिवेशन दे दिया। भैया जब आप पढ़ते थे तो थोड़ी टिप्स भी बता दो कि आप कैसे पढ़ते थे, जैसे हम लोग को लास्ट के 2 महीने में पढ़ना चाहिए। तो आते हैं यार कि टिप्स देते हैं आपको कि क्या आपसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या आपको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। तो अगले अपने जो 2 महीने होने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले। इनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने डेली के 10 से 12 घंटे, डेली के 10 से 12 घंटे लगाने हैं मिनिमम, तो उससे कम लगाने ही नहीं है। फिर उसके बाद अपन आ जाते हैं कि भैया क्या करना है 10 से 12 घंटे। चलो फिर कोई कोई कहे भैया यार 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अभी तो हम बोर्ड्स दे के आ रहे हैं। तो यार ये कुछ नहीं है 10 से 12 घंटे। अभी आप आगे के 5 साल जाओगे ना, लोगों की प्लेसमेंट लगेगी, फिर आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं उस 2 महीने में पढ़ लेता तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। तो आपको 10 से 12 घंटे आराम से लगाने। अब सबसे पहले आते हैं टिप नंबर 1 कि भैया क्या होती है, आप क्या फॉलो करते थे। तो यार अपना सबसे पहला जो रहता है टाइम टेबल। क्या भैया टाइम टेबल, ये तो छोटे बच्चों की बात बता रहे हो, टाइम टेबल कौन बनाता आज के ज़माने में, ये तो 8 9 में हम जब थे तब बनाया करते थे। तो यार हाँ, टाइम टेबल अपन को बनाने ही है। अब आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ कि अगर 100 बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें से कोई 2 ही उसको फॉलो करते हैं शिद्दत से। और ऐसा नहीं होता जो फॉलो करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, अगर 2 शिद्दत से फॉलो करते हैं ना तो उनका 100% सिलेक्शन होता है। अब कहते हैं भैया चलो ठीक है आप कह रहे हो तो हम टाइम टेबल बना लेते हैं। तो इसके तरीके होते हैं बनाने के। पहला अपन का होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल, फिर दूसरा जो टाइम टेबल होता है अपन का वो आता है लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। अब भैया ये शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, इसे थोड़ा बताओ। तो यार शॉर्ट टर्म टाइम टेबल में अपना आता है कि आप सुबह मान लो 6 बजे उठ गए, आप फ्रेश हुए, थोड़ा धूप में टहले, 7 से लेके आपने 9 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ी, फिर फिजिक्स पढ़ी, फिर मैथ पढ़ी। आपने पूरे दिन का अपने 12 घंटे के स्लॉट को आपने 4 4 घंटे 3 3 घंटे में डिवाइड कर लिया कि यार मेरी मैथ्स वीक है उसको मैं 4 घंटे दूंगा, मेरी फिजिक्स थोड़ी अच्छी 3 घंटे दूंगा, केमिस्ट्री को 3 घंटे दूंगा, और बाकी की जो 2 घंटे बच जाएंगे उसमें मैं नोट्स को और फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छे से रिवीजन करूंगा। तो आपका इसमें शॉर्ट टर्म टाइम टेबल में आता है। और ये नहीं होता कि आपने कल टाइम टेबल बनाया तो पूरा 100% फॉलो नहीं हो जाएगा। अगर आपका 100% फॉलो टाइम टेबल नहीं होता है तो आप तब भी बनाओ और फिर उसको देखो कि आपने क्या क्या लिखा था और आपने क्या क्या करा है उसमें।
तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं यहाँ से अपना टाइम निकाल के मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो भैया ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। फिर उसके बाद आता है भैया लॉन्ग टर्म टाइम टेबल क्या होता है। तो यार लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होता है कि इस हफ्ते में मैं मैथ्स में ये चैप्टर कर लूँगा, फिजिक्स में ये चैप्टर कर लूँगा, केमिस्ट्री में ये चैप्टर कर लूँगा, ऐसे ही मैं इस महीने ये कुछ कर लूँगा। अगले महीने तक मैं पेपर के 10 दिन पहले तक अपना सिलेबस कवर करके सारे नोट्स का रिवीजन कर लूँगा। फिर 10 दिन तक टेस्ट सीरीज में इन इन चैप्टर पे टॉपिकली टेस्ट देता रहूँगा। इसको कहते हैं अपन लॉन्ग टर्म टाइम टेबल। फिर आती है भैया टिप नंबर 2। क्या है, एक ही टिप से थोड़ी ना काम चलेगा। तो यार टिप नंबर 2 आती है रिवीजन। अब कहेंगे भैया रिवीजन, तो यार एक सीक्रेट बताते हैं। अगर आपने टिप नंबर 1 बाई चांस नहीं भी फॉलो करी तो एक चांस होता है कि आप बच जाओ। अगर आपने टिप नंबर 2 जो कि है रिवीजन, वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यार पक्का आपके फेल होने के चांसेस 99% रहते हैं। कोई होगा बिल्कुल टॉपर सा जो कह देगा कि मैंने कुछ नहीं रिवाइज किया और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। क्योंकि रिवीजन इज़ द की यार। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो हाल ही सीधी सी बात है कि आप अगले 2 महीने में भूलोगे। तो आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपने आज जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके सारे फॉर्मूले पढ़े, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कल सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स रिवीजन कर लो। और ये कैसे भी कर सकते हो, सुबह सो के उठो, शाम सुबह के टाइम छत पे जाओ, चाय का एक कप लो और अपना 10 मिनट लगेंगे केमिस्ट्री को रिवीजन करने में। और केमिस्ट्री तो अपनी रिवीजन करनी ही है। ऐसे तो हम लोग नेम रिएक्शन रटेंगे, ऐसे तो हम लोग क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद टिप नंबर 3 वैसे तो मैंने बहुत बार बोल दिया है, फिर भी टिप नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आते हैं अपने PYQ। यार आर्यन की जो बुक आती है PYQ की, AMU बीटेक की, एक बार ले लो, उसके सारे PYQ का एनालिसिस करो अच्छे से, कौन से चैप्टर्स क्या आ रहे हैं, और PYQ लगाओ। पिछले 10 साल के PYQ आराम से लगाओ। अगर आपने ये तीनों टिप मान ली कि यार भैया मैं टाइम टेबल अच्छे से बनाऊंगा, मैं रिवीजन अच्छे से करूंगा, मैं PYQ अच्छे से लगाऊंगा और उसके बाद अपने 10 से 12 घंटे लगाऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ आपका 100% सक्सेस का रेट है और आप क्लियर भी कर जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना कुछ फॉलो करो, आप मेहनत करो और मेहनत बर्बाद हो जाए। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, आप ज़रूर क्लियर करोगे। आप एक बार तैयारी तो करो। अगर आप बैठे रहोगे कि यार नहीं तैयारी नहीं करनी, मैं अब ड्रॉप ही ले लूँगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ कुछ भी बोलता रहूँगा, आपको उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ी आपको बताता हूँ कि यार मोटिवेशन क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्या क्या मोटिवेशन होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं भैया आप जैसे पढ़ाई करते हो तो आपका क्या मोटिवेशन रहता है, आप डेली के 10 से 12 घंटे लगा रहे हो अपने पढ़ाई में, क्या रहता है। तो यार देखो ऐसा है ना, कहना तो नहीं चाहिए वैसे, लोग इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं रिस्पेक्ट। मुझे पता नहीं क्यों उसका हिंदी वर्ड बहुत अच्छा लगता है। जैसे हिंदी में उसको मैं समझता हूँ औकात। अब एक स्टूडेंट की जो औकात होती है ना, वो पैसे दिखा के नहीं बनती है, वो बनती है कि उसने एग्ज़ाम क्या क्रैक किया है, कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, मेरे नाम के आगे ये AMU का या IIT का ये टैग लगा हुआ है, जिससे कि लोग मुझे अलग देखते हैं, समाज से अलग हट के मुझे देखते हैं। एक मेरा जो सर्कल था बचपन का उससे अलग हट के देखते हैं। इससे आपकी औकात बढ़ती है और यही मोटिवेशन था यार। मैं पढ़ाई करता था, मेरा यही था कि मेरे को कुछ अलग करना है, अपने जो क्लासमेट हैं या फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे कुछ अलग भीड़ में दिखना है। और दूसरा यार, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, आप एक तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, दूसरा अपने माँ बाप के पैसे बचा लोगे। एक प्राइवेट कॉलेज में जाने से अच्छा है 4 साल बाद प्लेसमेंट ना हो, उससे अच्छा कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटी में आओगे, आपके कम पैसे में आपके 4 साल का बीटेक होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। और मेन बात तो पैसे की आती नहीं है, मेन बात तो आती कि आपकी सोसाइटी चेंज होगी। आप जो अपने घर में रह रहे हो बचपन से, अगल बगल की सोसाइटी, छोटे मोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके सोचने का तरीका बढ़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जो बीटेक करते हैं उनका 100% प्लेसमेंट हो जाता है, 100% सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आपका अगर आप आए और आपने यहाँ भी आके मेहनत करी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कुछ हो ही ना। जितने भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या फिर आप देखो वर्ल्ड के 40% बिलियनर जो हैं वो सब इंजीनियर हैं। यार हमारे अंदर दम होता है, हम कुछ भी कर देंगे। एक रात पढ़ के एग्जाम निकालते हैं, तो ये तो अभी भी फिर भी 2 महीने हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ यार पढ़ाई करते रहो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो फालतू की वीडियोस पे। एक दिन में AMU निकालें, एक दिन में IAS बन जाए, एक दिन में IITian बन जाए, ये सब कोई कुछ नहीं होता। डेली के एफर्ट लगते हैं, डेली की कंसिस्टेंसी दिखाओ अपनी, और डेली प्यार से पढ़ाई करो, अपने धैर्य रख के बिल्कुल आराम आराम से, कुछ नहीं होता है। और अगर आपको चाहिए
थोड़ा बहुत कि यार भैया आपने ये तो बता दिया, आपको अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ईयर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो बता दो, या केमिस्ट्री के या मैथ्स के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। और इसी के साथ समाप्त करते हैं। और हाँ यार, एक गुड न्यूज़ तो बताना भूल ही गया, अपना जो एससीआई अलीगढ़ का ऑफलाइन सेंटर है वो अब खुल चुका है अपना अलीगढ़ में। तो जितने भी बच्चे आके अपना ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं वो अपनी पुरानी चुंगी पर आके अपना वहाँ सेंटर खुला है, चैम्पियन मार्केट में, पुरानी चुंगी, अनूप चार रोड अलीगढ़ में। आपका जो मोबाइल नंबर है वो 9634775736। अगर फिर भी रह जाता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आप चाहते हो भैया मुझे आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करना है, या फिर अपने जो डायरेक्टर हैं एससीआई अलीगढ़ के अब्दुल महबूद सर, उनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, एवरेज बच्चे की बूस्ट तैयारी करनी है, उनके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है और बाकी बहुत अच्छी फैकल्टी हैं अपने एससीआई अलीगढ़ में, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। और बिना कोई सी डाउट के आप फ़ोन करिए, आप क्वायरी अपनी रिलेटेड निकालिए और आप अपने डाउट सॉल्व करिए। और मैं इस बात का आपको वादा करता हूँ कि अगर आप आते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसी के साथ अपन अपना वीडियो समाप्त करते हैं। सिया, टाटा, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। बाय।